जय हिंद बच्चों। तो मोशन के चैप्टर का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई। आई होप को आपको समझ में आई होगी। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स मोशन चैप्टर का पार्ट 3। देखिए, पार्ट 3 में आज हमारे पास काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड भी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। तो ध्यान से इन टॉपिक्स को देखिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें डिस्टेंस। डिस्टेंस प्रीवियसली मैंने बताया था कि किस तरह की क्वांटिटी में आता है। डिस्टेंस प्रीवियसली बताया गया था। ये डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी में आता है। स्केलर क्वांटिटी की क्या क्वालिटीज़ थी? दे हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इनमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी की क्वालिटीज़ थी। अब डिस्टेंस कैसी होती है क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि डिस्टेंस होती क्या है। सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, सिंपल है। अगर कोई भी बॉडी सपोज दैट यहाँ प्लेस है, अब यहाँ से जाते हुए वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है। फर्स्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हुए जो डिस्टेंस कवर किया उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया उसे एज्यूम कर लिया x है, या फिर एक नंबर हम ले लें तो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर अप कर लिया। देन दिस 2 मीटर इज़ कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रनिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ जो ऑब्जेक्ट जा रही है 2 मीटर का कवर अप करती है डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं इसकी डिस्टेंस जो इसने ए से बी तक की कवर की है। एक्चुअल लेंथ है ये। अब इसको उसी एक सिंपल वे में या फिर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वे में हम बात करें तो ये क्या है? जो रास्ता उस ऑब्जेक्ट ने तय किया उस रास्ते की लंबाई क्या होगी यहाँ पर? 2 मीटर। उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की एसआई यूनिट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट टाइम देखने पर सिंपल सेम लगता है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। क्या डिफरेंस है? हमने भी कहा था कि डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ जो कवर अप किया उसकी लेंथ है ना। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। सपोज दैट एक पार्टिकल आपका यहाँ प्लेस है और ये इस तरीके से कहीं ना कहीं जा रहा है, यहाँ पर आया, फिर उसके बाद यहाँ आया, देन उसके बाद घूमता हुआ इधर आया और एटलीस्ट फाइनल पोजीशन पर पहुँच गया। दिस इज़ द ए एंड बी। जो बॉडी ए से बी तक जा रही है उसने इस तरह से डिस्टेंस कवर अप किया। ठीक है, तो ये सारी डिस्टेंस कवर अप की, लेकिन अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है जिसको हम इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ए से बी की जो रास्ता कवर अप किया है बॉडी ने उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना, फिर इसे नापेंगे हम, फिर इसे कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे। सबका सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी डिस्टेंस। और ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट डिस्प्लेसमेंट किस तरह की क्वालिटी है? क्वांटिटी है। किस तरह की क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका डायरेक्शन भी होती है। जिन क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उनको कहाँ लाते हैं हम? वेक्टर में। और जिन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो इसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और सिमिलरली ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपका होमवर्क है। इसे आप बताएंगे कमेंट में कि ऐसा यूनिट ऑफ
डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होता है, दोनों सेम है, डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, तो आई होप ये बहुत छोटे से और सिंपल से टॉपिक हैं, आपको समझ में आए होंगे। अब आते हैं इसके थोड़े से सम नोट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन दोनों के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग स्टडी कर लेते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग एक नोट पॉइंट आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इफ़ body travel in such a way that it comes back to its starting position, then the displacement is zero. However, distance travel is never zero in case of moving body. सिंपली वे में ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, ए पॉइंट से स्टार्ट करके वो यहाँ गया बॉडी, उसके बाद बॉडी यहाँ गया, देन उसके बाद फिर इधर गया, घुमा फिरा के बॉडी आपकी ए पर लौट आई, मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट बॉडी का सेम है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। देन इस कंडीशन में क्या होगा, ए और बी की पोजीशन सेम होगी, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, ज़ीरो। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर बॉडी किसी इनिशियल पॉइंट से चलकर जाती है और दोबारा लौटकर उसी पॉइंट पर आ जाती है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि जहाँ से गई वो बॉडी वहीं लौटकर आ गई। लेकिन अगर हम डिस्टेंस को चेक करें कि कितना डिस्टेंस कवर अप किया, तो हम ये पूरा चेक करेंगे, मीज़र करेंगे, उसके बाद ये मीज़र करेंगे, फिर ये मीज़र करके पूरा टोटल करके डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर की उसने। अपनी पोजीशन चेंज पर लौट आई बाद में, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगी, डिस्टेंस तो आपकी कुछ ना कुछ होगी, बट देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। अपनी जगह पर आ गई वापस, तो नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एक नोट पॉइंट है, इसे याद रख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। मैं स्लोली बोल रहा हूँ। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इन सच अ वे दैट इट कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजिशन, देन द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। हाउएवर, डिस्टेंस ट्रेवल इज़ नेवर ज़ीरो इन केस ऑफ मूविंग बॉडी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये पॉइंट। देन उसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं उसके, अभी उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इसके और कुछ नोट पॉइंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स राइट फ्रॉम ओरिजिन, इट्स डिस्प्लेसमेंट कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। ओरिजिन आपने पढ़ा होगा, कोई भी जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं तो ये पॉइंट हम ओरिजिन के तौर पे एज्यूम करते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ओरिजिन, यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है वो ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। मींस अगर उसकी पोजीशन की बात करें हम, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जेक्ट की यहाँ पर है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से राइट वे में जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, अगर ओरिजिन से ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है टुवार्ड्स राइट फ्रॉम द ओरिजिन, राइट टर्म पे जा रही है, तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का वो किस तरीके से क्या होगा, उसका पॉजिटिव एज्यूम किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इस ओरिजिन की बात करें अगर हम, कि अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, तो जो आपका राइट वे में अगर मूव करेगा बॉडी, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, अब इसका रिवर्स पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो आएगा इसका रिवर्स होगा। सेकंड पॉइंट में क्या है कि अगर बॉडी, जो ऑब्जेक्ट है आपकी, ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ मूव करती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। दिस इज़ द ओरिजिन वी हैव कंसीडर्ड। अगर यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मूव करती है बॉडी, तो हम जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो नेगेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। दिस इज़ द ओरिजिन, ओ। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर वो ओरिजिन से राइट साइड की तरफ जाएगी ऑब्जेक्ट, तो वो पॉजिटिव एज्यूम किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर यही ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगी तो वो नेगेटिव एज्यूम किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट। देन उसके बाद आता है आपका एक पॉइंट कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी और इट मूव्स फर्स्ट टुवार्ड्स राइट एंड देन एन इक्वल लेंथ टुवार्ड्स लेफ्ट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। सिंपल है, यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट में ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि इफ़ सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपकी पहले तो स्टेशनरी कंडीशन में थी, अब क्या किया इसने, फर्स्ट टुवार्ड्स राइट, पहले तो राइट की तरफ गई ऑब्जेक्ट,
ये राइट साइड पर गई, देन उसके बाद इक्वल लेंथ लेफ़्ट साइड पर करी। अब इस पॉइंट का लेफ़्ट साइड तो यही होगा ना, अगर इसने यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर डिस्टेंस कवर अप की है राइट की तरफ, अब इस पॉइंट का लेफ़्ट साइड ये होगा पीछे बैकवर्ड, तो फिर ये बैकवर्ड आ जाएगी सेम 1 मीटर की डिस्टेंस कवर अप करके। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी कंडीशन पर वापस लौट कर आ गए, जो प्रीवियसली बताया था मैंने कि अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर दोबारा लौट कर आ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सेम कंडीशन यहाँ है कि अगर किसी ओरिजिन से राइट की तरफ गई, इक्वल लेंथ लेफ़्ट की तरफ चल गई, तो उसी जगह लौट कर आ जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। देन नेक्स्ट है आपका कि अगर कोई भी बॉडी अगर आपकी एक सर्कल पर, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, ये सर्कमफ्रेंस पर एक राउंड कंप्लीट करती है। सपोज दैट ये बॉडी यहाँ पर थी, एक राउंड कंप्लीट किया इसने और कंप्लीट करके फिर यहाँ वापस आ गई। सेम कंडीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ये एज्यूम किया जाएगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहेगा, 0, बिकॉज बॉडी की इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या रही, 0। इनिशियल और फाइनल पोजीशन 0 हो गई। ठीक है, और ये कहाँ रन कर रही है, ये एक सर्कल पर रनिंग कर रही है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर चल रही है और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर इसका इनिशियल और फाइनल सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0। सिंपल है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ट्रिकी क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिसाइड करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहला जो डिफरेंस है वो इजीली आ जाएगा आपको, कि जो इनकी डेफिनेशन थी पहले वही हम यूज़ कर लेते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या है हमारा, कि जो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है, जो कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी। शॉर्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, आप लेंथी डेफिनेशन को पीछे वाले पॉइंट से आप चेक कर लीजिएगा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। देन नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट को अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट में हमने कहा था कि ये क्या है आपका, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक डिफरेंस इन दोनों के बीच का। अब एक डिफरेंस और बहुत ही सिंपल है कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और ये कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये प्रीवियसली भी बताया था क्या चीज़ है ये। देन नेक्स्ट है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, अभी बताया था। ठीक है, डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, नेवर डिक्रीज। और ये आपकी में डिक्रीज, ये डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब इसके पीछे पॉइंट्स क्या है कि डिक्रीज होता है क्या नहीं होता। अब देखिए, डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है तो उसको अपनी डिस्टेंस बढ़ा ही रही है। ऐसा तो है नहीं कि आप आगरा से मथुरा जा रहे हैं तो आपकी डिस्टेंस कम हो जाएगी आगरा से, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी डिस्टेंस कम हो जाएगी आगरा से, बल्कि बढ़ती चली जाएगी। हाँ, अगर आप आगरा से मथुरा गए, मथुरा से फिर आगरा आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि गए थे आगरा से इनिशियल पॉइंट, फिर उसके बाद मथुरा गए, मथुरा से लौट के फिर आगरा आ गए तो फाइनल पॉइंट आगरा, तो ख़त्म। ये आपका डिस्प्लेसमेंट 0 के मतलब डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कम नहीं हो सकती। सिंपल से टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
तो बच्चों अब हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सेल्फ करके देखने हैं। मे बी पॉसिबल आपने किए ना हो, बट हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल्स की। जैसा कि मैंने बताया था 8th क्लास में बहुत सिंपल रहता है साइंस का जो वे है, लेकिन जब आप 9th में आते हैं तो चीज़ें बहुत एडवांस हो जाती हैं। तो कोई इशू नहीं है, बहुत ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन है सिंपल सा, ए बॉडी मूव्स from A to B and comes back, then goes to point C. Find distance and डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस पूरी जर्नी का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ है। आई होप यू गेट इट। व्हाट इज दिस डायग्राम? ये किस टाइप का शेप है? ये शेप है आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप है ये आपका। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप में इन्होंने जो कंडीशन दी है वो है आपकी ए बी सी डी। बॉडी जाती है ए से बी की तरफ। देखिए ए से बी की तरफ बॉडी जाती है, फर्स्ट डिस्टेंस ये ट्रैवल की है। एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो ए दी हुई है और ये जो डिस्टेंस है वो बी दिया हुआ है। तो बॉडी जब आपकी ए से बी की तरफ जाती है तो वो ए डिस्टेंस कवर अप करेगी। देन उसके बाद इन्होंने क्या कहा, एंड कम्स बैक, दोबारा यहाँ से वापस लौट के आ गई, कि वापस लौट के आ गई इधर। ठीक है, देन अब इन्होंने क्या कहा, देन गोज़ टू पॉइंट सी। अब यहाँ से लौट के कहाँ जा रही है? पॉइंट सी पर। मीन्स इससे हमें ये पता लगा कि ये है आपका इनिशियल पॉइंट बॉडी का और ये है आपका फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो अब ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमको रिकॉग्नाइज हो गए। तो डिस्टेंस हमने जैसे कि पहले बताया था, डिस्टेंस क्या होती है, हर एक पाथ को मेज़र करेंगे 1, 2 एंड 3, ये 3 रास्ते तय किए थे। अब एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसके जो अपोजिट्स जो रेज आ रही होगी, जो लाइन है वो होगी आपकी हाइपोटेनस, ये बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर। इसके बेस पर अगर हम निकालना चाहें कि ए सी की डिस्टेंस कितनी है, तो ए सी इज़ द हाइपोटेनस, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। अब ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी की वैल्यू बी, तो बी स्क्वायर हो गया। ए सी का स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो अंडर रूट की फॉर्म में हो जाएगा, तो ए सी इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स ए सी की डिस्टेंस हमको मिल गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मिल गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर अप की है बॉडी ने। तो डिस्टेंस के लिए पहला जो रास्ता था वो किया था इसने ए से बी तक, तो ये हो गया ए बी। फिर क्या किया, बी से ए पर लौट आया, देन उसके बाद ए से सी पर गया। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी है, ए, और फिर बी से ए की डिस्टेंस कितनी है, ए सी की डिस्टेंस अभी हमने निकाली है पूरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर अप की वो हो गई आपकी इतनी। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया है डिस्टेंस का पूरा जो आंसर था, ये हो गया डिस्टेंस का कंप्लीट आंसर। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट में हमने डेफिनेशन में प्रीवियसली पढ़ा था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के जो शॉर्टेस्ट पाथ की डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ने जो स्टार्ट किया पॉइंट यहाँ से, फिर वो बी के पास गई, बी से ए पर लौट आई, फिर उसके बाद सी पर चली गई, यहाँ वो एंड होगी इसकी मूवमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल और फाइनल पाथ के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, ए और सी के बीच की। यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी, एंड वी नो दैट व्हाट इज ए सी। ए सी की जो वैल्यू है वो ये रही आपकी, तो हम डायरेक्टली इसको आंसर लिख सकते हैं, ए सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को।
एक बॉडी ए से बी की तरफ मूव किया, देन कम्स बैक, बी से ए पर दोबारा वापस लौट कर आ गई, देन गोज़ टू पॉइंट सी, ए से सी पर दोबारा फिर वहाँ गई सी पॉइंट पर। फाइंड आउट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के बारे में हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस की हेल्प से ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में 90 का एंगल बन रहा है तो उसके अपोजिट की जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, वही वैल्यू हमने पुट करी, वैल्यूज़ ए और बी दे रखी थी, वैल्यू पुट करके ए सी की वैल्यू यहाँ से आ गई √a² प्लस b²। देन नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बॉडी जहाँ जहाँ जाती है उस सारे रास्ते को हमें नापना पड़ता है। तो बॉडी कहाँ कहाँ गई थी, ए से बी पर गई, वापस बी से ए पर लौट कर आई, फिर ए से सी पर जाके स्टॉप हो गई। तो ए बी हमने लिया ए बी, देन उसके बाद बी ए की तरफ आई तो हमने बी ए लिया, प्लस ए सी की तरफ गई, ये ए सी आ गया। तो सिंपल है, सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है, ये आपकी फाइनल डिस्टेंस हो गई। देन नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, हमने बताया था कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए सी, तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे ए सी, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। देन ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए सी की जो डिस्टेंस हमने निकाली थी वो ये है, डायरेक्ट ये आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल और लेंगे हम इसके लिए समझने के लिए, ताकि और आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चों हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखिए, अ बॉडी मूव्स ऑन three quarters of circle of radius r. Find distance and displacement. ठीक है, सेम वही चीज़ कि अब जो बॉडी है आपकी वो एक सर्कल के अराउंड मूव कर रही है, और सर्कल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि रेडियस आर है उस सर्कल की। अब इसमें क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले कि एक बॉडी है वो 3 क्वार्टर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर ये मूव कर चुकी है 3 क्वार्टर्स पर। 3 क्वार्टर्स का मतलब क्या है कि सर्कल जो है आपका इस तरीके से होता है, ये इसके 2 हाफ पार्ट हो जाते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा हाफ कर देते हैं इसको तो ये इसके 4th पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये एक पार्ट इसका है क्वार्टर कहलाता है, एक क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर हो गया, ये थर्ड क्वार्टर हो गया। पॉइंट में कहा गया है कि यहाँ से स्टार्ट करने के बाद 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 क्वार्टर मूवमेंट इसका हो गया। ठीक है, यानी कि बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूवमेंट किया है बॉडी ने, तो हम इसे कहेंगे इनिशियल पॉइंट और इसे कहेंगे हम फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल और फाइनल हमको पता लग गए। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। रेडियस हमें इसकी गिवन दैट है कि रेडियस कितनी है आर, सेम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी आर। ये जो एंगल बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है हमेशा। ठीक है, तो अब जैसा ये कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई की है वो सब में अप्लाई होगी। ये कंडीशन सब में ये आर आता है, ये आर यहाँ 90 का बनेगा। अगर हम इसको कनेक्ट करा दें इस तरह से तो ये क्या है, फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये क्या बनेगा, क्या होगा ये सब, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सेम प्रोसेस वही पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर हम इसे एज्यूम कर लें ए पॉइंट और ये बी पॉइंट एज्यूम कर लें तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट हमने डायरेक्ट लगा दिया है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट में ये वैल्यू सॉल्व होगी तो 2r² बन जाएगी। आर स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा तो वो आर के फॉर्म में बाहर आएगा, अंडर रूट में 2 रह जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू या डिस्टेंस हमें मिली वो कितनी, आर अंडर रूट 2। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट बॉडी हैव कवर्ड। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी ने कवर किया। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका आ गया। सेकंड आंसर पूछ रहा है डिस्टेंस के बारे में कि आप
बॉडी को अगर यहाँ से स्टार्ट करके ले जाते हैं तो होते होते बॉडी यहाँ तक आएगी। मतलब ये है कि 3/4 पार्ट कवर अप कर लिया इसने। 4 हिस्से किए थे ना हमने इसके, तो 3 हिस्से कवर कर लिए। तो पूरा जो कवर अप होता है इसका, जो सरकमफ्रेंस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। अब कितना सरकमफ्रेंस कवर अप किया है? यहाँ से लेके यहाँ तक 3/4 कवर अप कर लिया है, तो हम डायरेक्टली 3/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2πr में। 2 से 4 2 टाइम्स चला गया, आंसर आएगा 3/2πr। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ योर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। ये आपकी डिस्टेंस है जो बॉडी ने कवर की, ठीक है। क्योंकि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली दिया हुआ था कि बॉडी यहाँ से जाएगी और 3 क्वार्टर कंप्लीट करके यहाँ स्टॉप हो जाएगी। आई होप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। कोई इशू हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ जो आपने खुद से करना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ बॉडी मूव्स एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा था। एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ of radius r. Find the distance and displacement. Find distance and displacement for 2 complete revolution। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, होमवर्क के तौर पे करना है आपको। मैंने आपको पूरे लेक्चर में 3 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस की यूनिट बतानी है, कमेंट सेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कमेंट सेक्शन में ये आपने बताना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है होमवर्क में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था, और चीज़ें इसी तरीके से धीरे धीरे करके और आगे कॉम्प्लिकेटेड होंगी, ब्रॉड होती चली जाएंगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे थोड़ा चीज़ें और समराइज़ होंगी और चीज़ें और एडवांस फॉर्म में आती चली जाएंगी। बट कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। जहाँ भी दिक्कत होगी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको इशू को क्लियर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपने करना है होमवर्क के तौर पे, और नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे तो इस लेक्चर जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद आप इस लेक्चर पर आएँ, ताकि चीज़ें समझ में आए। क्योंकि एक से दूसरे से कनेक्शन रहता है जो लेक्चर्स हैं उनका, तो फिर दिक्कत होती है नए लेक्चर को एकदम से समझने में, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।